कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के लिए फुल रिवीजन कोर्स करेंगे। इसमें एक ही वीडियो में हम पूरा चैप्टर को कवर करने वाले हैं। तो ये बोर्ड रिवीजन के पर्पस के लिए बनाया गया है, तो इसे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और बोर्ड में अच्छे परफॉर्म करने के लिए, फुल मार्क्स गेन करने के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये हम क्लास 10th के पहले चैप्टर के फॉर्म में देखते हैं। काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत ही छोटा चैप्टर है जिसमें कि बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन आज जितनी भी है काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अपने केमिकल रिएक्शन में हम क्या क्या करने वाले हैं, इस वाली वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस की। ये सबसे पहले पढ़ लेंगे ताकि हम ये जो है थोड़ा सा 9 से रिलेट कर पाए, ठीक है। उसके बाद हम केमिकल रिएक्शन के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम केमिकल इक्वेशन के बारे में जानेंगे, फिर हमारे पास कितने टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है, केमिकल इक्वेशन है, उसके बारे में जानेंगे। फिर इन सारे रिएक्शन के जो डेली लाइफ में हमारे पास इफेक्ट है उसके बारे में जानेंगे। टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अपने फिजिकल चेंजेस की। कोई भी चेंजेस क्या होता है, दो तरीके से हो सकता है, या तो फिजिकली चेंजेस कर सकते हैं या तो केमिकली। फिजिकली कहने का मतलब कि शेप साइज में आप उसके चेंजेस कर दो मारपीट के। जैसे फुटबॉल लो, क्या कर सकते हो आप, फुटबॉल को आप मारपीट के, जैसे कि आप उसके शेप को चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। वही आप अगर सेब लो तो उससे आप क्या कर सकते हो, उसे तो काट भी सकते हो, काट के खा भी सकते हो। तो जब आप खा लोगे या उसे जूस निकाल लोगे, ठीक है। तो ये सब क्या है, फिजिकल चेंजेस है। शेप में अगर चेंजेस हो रही है तो वो सब फिजिकल चेंजेस है। शेप हो, साइज हो, उसकी अपीयरेंस मतलब दिखावे में वो कैसा है, अगर उसमें चेंजेस आ रही है तो वो फिजिकल चेंजेस है। वही केमिकल चेंजेस की मैं बात करूं तो केमिकल चेंजेस वैसे चेंजेस हैं जिसमें कि उसके इंटरनल मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पे उसके चेंजेस आ रहे हैं। जैसे कि मैं बात करूं कि यदि मैं एक वुड को जलाता हूं तो वो वुड जो है इनिशियली एक वुड था, जब उसे जला दिया जाए तो वो एक पाउडर फॉर्म में, ऐश के फॉर्म में जमा हो जाता है। आपने देखा होगा, है ना। तो ये जो ऐश होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो एक डस्टी फॉर्म होता है, उसमें बिल्कुल भी अब एनर्जी नहीं बचा होता है, ठीक है। तो उस वाले पार्ट, इस वाले चेंजेस को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इस वाले चेंजेस को केमिकल चेंजेस कहते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसके डिफिनेशन के। तो चलिए देखते हैं डिफिनेशन क्या कहता है, ठीक है। हर चीज हमें बोर्ड में डिफिनेशन के अनुसार ही चलना है। फिजिकल चेंजेस कहता है, फिजिकल चेंजेस इज द चेंजेस इन विच द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस लाइक शेप, साइज, स्टेट, अपीयरेंस चेंजेस बट नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्मेड। ये लाइन इंपॉर्टेंट है एवरीवन। ये क्या है, नो न्यू सब्सटेंसेस इज फॉर्मेड इनटू द फिजिकल चेंजेस, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, केमिकल कंपोजिशन जो है सेम रह रहा है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। ये एक अच्छा पॉइंट था, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस रिमेन सेम। जैसे कि मैं बात करूं मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस में क्या होता है, पहले हमारा पास आइस ये कुछ क्यूब के फॉर्म में होता है, चलो आप जैसे भी मान लो, है ना। एक पार्टिकुलर शेप होता है, ये एक सॉलिड स्टेट में होता है। जब ये मेल्ट होता है, यानी कि जब हम इसे हीट करते हैं या हीट कहीं से इसे मिलता है, तो ये लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये कुछ इस तरीके के लिक्विड, चलो आप ड्राइंग पे मत जाओ, पर आप समझ रहे हो मुझे जहां तक पता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो है यहाँ से ये सॉलिड कन्वर्ट हो जा रहा है एक लिक्विड में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने कहा था अभी क्या चेंजेस होना चाहिए, शेप, साइज, स्टेट, अपीयरेंस। तो यहाँ स्टेट चेंज हो रहा है, ये सॉलिड स्टेट में था और ये लिक्विड स्टेट में। आई होप कि आपने सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट ये सब अच्छे से आप पता है। सॉलिड स्टेट में वॉल्यूम और साइज, सॉरी, वॉल्यूम और जो मास है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। ये सब आपको पता है। चलो, तो ये सॉलिड जो है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, ये एक फिजिकल चेंजेस है। ये क्या है, फिजिकल चेंजेस है। इसी तरीके से आप बात करोगे, इसी तरीके से आप क्या बात करोगे, इसी तरीके से पेपर को आप फाड़ दो, कट कर दो, तब भी वो क्या होगा, फाइनली वो पेपर ही रहेगा। वो पेपर कह सकते हैं कि डायमंड में नहीं कन्वर्ट हो रहा है, पेपर कोई लिक्विड में नहीं कन्वर्ट हो रहा है, पेपर को कट करने पे वो पेपर ही रहेगा, रिमेन्स पेपर। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे भी हम लोग फिजिकल चेंजेस कहेंगे। ये पेपर है, रैपर नहीं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं डिजोल्विंग ऑफ शुगर इनटू द वाटर।
यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है कि ओ यहाँ तो शुगर जो है पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गया वाटर में, तो ये तो केमिकल चेंजेस होना चाहिए था। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इस वाले डिसॉल्विंग शुगर को क्या होगा, जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उस वाटर में जो है फिर भी शुगर रहता है, वाटर में जो है शुगर रहता है, ठीक है ना। तो ये जो हमारे पास सॉल्यूशन आया, ये बस आप देखोगे कि सॉलिड मॉलिक्यूल जो है शुगर का, वो चेंजेस होके लिक्विड में लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो यहाँ पे अभी भी ये जो है फिजिकल चेंजेस ही है। ठीक है। यहाँ पे यदि शुगर को डिसॉल्व करते और वो कोई डिफरेंट कलर में चेंज हो जाता, अगर इसके शुगर वाला टेस्ट छोड़ के ये कोई अदर टेस्ट शो करने लगता, तब हम कहते हैं ये केमिकल चेंजेस है। ठीक है, आई होप यहाँ तक कि आपको ये समझ में आया है। चलो अब बात करते हैं अपने केमिकल चेंजेस की। केमिकल चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से हमारा केमिकल रिएक्शन चैप्टर का फॉर्मेशन होता है। तो केमिकल रिएक्शन क्या है, चल केमिकल चेंजेस पहले पढ़ते हैं। केमिकल चेंजेस का डेफिनेशन देखते हैं। ए केमिकल चेंजेस इज द चेंजेस इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस इज फॉर्मेड विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। क्या कह रहा है, केमिकल चेंजेस वैसा चेंजेस है जिसमें कि एक और एक से ज्यादा सब्सटेंसेस बनते हैं जो कि डिफरेंट प्रॉपर्टी के साथ। जैसे कि आप अगर हम किसी कोल को अगर बर्न करते हैं, कोल को आप बर्न करोगे तो इसके साथ आपको दो चीज मिलेगी। एक तो आप CO2 मिलेगा, और यदि हाइड्रोकार्बन है, हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, कोई हाइड्रोकार्बन है तो उसके बर्निंग से कार्बन और वाटर मिलता है। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो है डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस प्रोडक्ट शो करते हैं। तो यहाँ पे हमें हीट भी मिल रहा होता है और लाइट भी मिलता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चलो इसको यहाँ थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ। चलो कोई नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। कोल को जब बर्न करते हैं तो हमें मिलता है हीट, लाइट along with the CO2। अच्छा, ये जो कोल जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम बर्न करते हैं, तो ये ऐड करना भूल गया था मैं। ठीक है, तो आप लिखना कोल प्लस O2 गिव यू CO2 प्लस लाइट प्लस हीट। ठीक है, मैं ही लिख देता हूँ, है ना। जस्ट गिव मी 1 मिनट, एक ही सेकंड लगेगा मुझे इसको कंप्लीट करने में, है ना। यहाँ पे मैं ये लिखना चाहता था कोल। अच्छा, और भी अच्छा स्पेस यहाँ पे है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोल प्लस O2 गिव्स यू, ठीक है, ये O2 है, ये देगा CO2 प्लस लाइट प्लस एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि एक से ज्यादा प्रोडक्ट हमें मिल रहे हैं, और इसमें जो है इनिशियली ये सॉलिड स्टेट में था, ठीक है, यहाँ पे गैस में फॉर्म में हो गया गैस। लेकिन यहाँ पे चेंजेस ये है कि ये कार्बन के एटम्स होते थे, कार्बन के एटम होते थे। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन भी ऐड हो गया, तो ये केमिकली चेंजेस हो गया। यहाँ पे सिर्फ कार्बन मॉलिक्यूल ज्यादातर थे, यहाँ पे एक गैस फॉर्म में जो कि CO ऑक्सीजन भी अटैच्ड हो गया है। तो ये बिल्कुल भी कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों डिफरेंट थिंग्स है केमिकली। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया, मतलब ये केमिकल चेंजेस समझ में आया होगा। इसके अदर एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो रस्टिंग ऑफ आयरन भी एक केमिकल चेंजेस होता है। उसमें क्या होता है, आयरन जो है मॉइस्चर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो है अपना एक ऑक्साइड बना लेता है, उसके ऊपर लेयरिंग आ जाता है, उसी को हम लोग रस्ट कहते हैं। उसके बाद हम बर्निंग ऑफ पेपर की बात करो, केमिकल चेंजेस, एक बात की 100 बात कहूँ तो ये जो है एक बार गया तो वापस नहीं आएगा। मतलब अगर जैसे कि आप केमिकल चेंजेस वैसे चेंजेस को देख लो, जो एक बार दूसरे प्रोडक्ट में चेंज हो गया तो वापस उसको पाना बहुत ही डिफिकल्ट है, मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर। हमने लिखा भी होगा, देखता हूँ, ए ओरिजिनल सबस्टांस कैन नॉट बी इजिली रिकवर्ड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस, आई होप इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा। और भी केमिकल चेंजेस की आप क्या बताओगे, क्या आप दही जो बनता है हमारा, दही कर्डिंग ऑफ मिल्क, दही जो बनता है, क्या उससे वापिस हम दूध बना पाते हैं? बिल्कुल नहीं, इन जनरल नहीं होता है। बहुत सारी प्रक्रिया करोगे, ये करोगे वो करोगे, ओरिजिनली वही दूध से वापिस वही दही से दूध वापस बनाना मुमकिन नहीं है। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस जो है केमिकल प्रोसेस है, जो कि रिवर्स नहीं किया जा सकता। जिस प्रोसेस को रिवर्स किया जा सकता है वो फिजिकल चेंजेस है। जैसे कि अगर आपकी आइसक्रीम रखे हो, ठीक है, उसको धूप में रख दो, वो आइसक्रीम पिघल जाएगा, फिर वापस उसे फ्रिज में रख दो, वापस आइसक्रीम बन जाएगा। समझ रहे हो, तो ये फिजिकल चेंजेस है। और वही अगर आप दूध को दही बना रहे हो और दही से दूध बनाओगे तो वापस मुमकिन नहीं है। तो ये केमिकल चेंजेस था। तो आई होप फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप बोर्ड के एग्जाम में आ जाएगा तो आप बहुत अच्छे से कवर कर पाओगे। ठीक है, अब बात करते हैं अपनी केमिकल रिएक्शन की। तो हमने कहा था कि इस वाला चैप्टर जो है, ये जो चैप्टर है केमिकल चेंजेस की वजह से, ये एक नया फॉर्म, नया चीज हमें देखने को मिला, वो है केमिकल रिएक्शन।
केमिकल चेंज में क्या हो रहा था, एक और एक से अधिक सब्सटेंस जो है नया सब्सटेंस बना रहे थे और उनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल भी डिफरेंट थी, उसको हम लोग केमिकल चेंजेस कह रहे थे। इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया है केमिकल रिएक्शन के डिफिनेशन में, ठीक है। केमिकल रिएक्शन इज ए केमिकल चेंजेस, ये याद रखना है एवरीवन, ये फिजिकल चेंजेस में नहीं आता है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस इन विच, यहाँ पे इन विच होना चाहिए, ठीक है, one or more substance react and form one or more new product, ठीक है। ये कहना क्या चाहता है, अच्छा यहाँ पे बीच में रिएक्टेंट भी है, मेरा यहाँ कहने का मतलब ये है, केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस व्हिच इज आल्सो कॉल्ड रिएक्टेंट रिएक्ट विद द फॉर्म react and form the product one or more new substance, ठीक है, formed one or more new substance, जो new substance बनता है उसी को प्रोडक्ट कहते हैं, और जो ओल्ड सब्सटेंस पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं उसे हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये डिफिनेशन है केमिकल रिएक्शन का, आप ये आसानी से लिख सकते हो, बोर्ड में फुल मार्क्स मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ बीच आप अटक गया था, हाँ, तो मैं ये बोर्ड के पर्पज से लिख रहा हूँ, तो लैंग्वेज भी थोड़ा एकदम क्लियर रखने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप इजीली वहां पे लिख सको, इजी लैंग्वेज और आपको याद रखने के काम में है। अब बात करते हैं अपने एग्जाम्पल्स की। तो अभी हमने बात की थी केमिकल चेंजेस की, तो केमिकल चेंजेस ही तो केमिकल रिएक्शन है। तो बर्निंग ऑफ कोल की हमने बात की थी, तो यहाँ पे देखो कार्बन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहा है, तो यहाँ पे CO2 बन रहा है, यहाँ पे हमने हीट और लाइट लिखना भूल गया हूँ, है ना, तो लिख देते हैं, अभी कौन सी बड़ी बात है ना। हीट और लाइट भी हमें मिल रहा है, तो ये दोनों जो है, ये कार्बन जो कोल के फॉर्म में है और ये जो ऑक्सीजन, ये दोनों क्या है, एक रिएक्टेंट है। ये क्या है, रिएक्टेंट है। और वही जो ये सारे जो हमें मिल रहे हैं रिएक्शन होने के बाद, चलो इसी को मान लो, ठीक है, जो CO2 है वो क्या है, प्रोडक्ट है। CO2 क्या है, प्रोडक्ट है, जो कि हमें केमिकल रिएक्शन के होने के बाद मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है। ये दो वर्ड्स ऐसे हैं जो कभी कभी बच्चों को कंफ्यूज कर देता है, तो कोई बात नहीं। रिएक्टेंट, आप जब रिएक्शन देखोगे, रिएक्शन हमने दर्शाया है, देखो ये एरो के थ्रू दिखाया है, तो ये एरो के लेफ्ट हैंड पार्ट वाले को आप रिएक्टेंट कहते हैं, लेफ्ट राइट वाले पार्ट को प्रोडक्ट कहते हैं केमिकली। लेकिन ये तो आप समझ गए। अब आप केमिकल रिएक्शन में जो है डेफिनेशन कैसे दोगे, तो डेफिनेशन देने के लिए आप क्या कहोगे, रिएक्टेंट the chemical substance which take part in a chemical reaction। मैंने इजी लैंग्वेज सेलेक्ट किया है ताकि आप जो है बहुत ही इजीली वहां बोर्ड में लिख सको, ऐसा नहीं कोई बुकीज का बहुत ज्यादा वो लैंग्वेज नहीं लिया हूं, ठीक है। और प्रोडक्ट क्या है, द केमिकल सब्सटेंस व्हिच इज फॉर्मेड आफ्टर द रिएक्शन, ठीक है, आफ्टर रिएक्शन कर लो, ठीक है। तो ये क्या है, प्रोडक्ट का डेफिनेशन है। जैसे यहाँ पे हम बात करें, तो यहाँ पे हमें CO2 मिल रहा था और रिएक्टेंट के तौर पे हमें कार्बन प्लस ऑक्सीजन थे, ठीक है। तो ये आप अगर बोर्ड में अगर आपको केमिकल रिएक्शन का वो आता है कि डिफिनेशन लिखो और इसे थोड़ा सा डिफाइन करो, दिखाओ, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बारे में बताओ, तो आप एक डिफिनेशन लिखना, उसके नीचे एक एग्जांपल लिखना, उसके साथ ही साथ मैंने जिस तरीके से लिखा है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इस तरीके से भी लिख सकते हो, और या फिर रिएक्टेंट लिखकर वहां पे लिख सकते हो कार्बन एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट, एंड प्रोडक्ट एरो देकर आप लिख सकते हो here CO2 is formed as a product and heat and light is produced, ठीक है। तो ये आप जब लिखोगे तो एग्जामिनर होगा वो बहुत अच्छे से समझ जाएगा। अब बात करते हैं अपने अदर रियल लाइफ एग्जांपल जो हमारे केमिकल रिएक्शन में आते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड, ये जो हमारे पास फूड का डाइजेशन होता है उसमें क्या होता है, ये जो हम एनर्जी कार्बोहाइड्रेट और जो भी प्रोटीन ये सब खाते हैं, वो क्या होता है, वापस ग्लूकोज और एनर्जी में टूटता है, CO2 जो भी है, ठीक है। तो ये सब जो है हमें क्या है, एक तरीके का केमिकल चेंजेस है। बर्निंग ऑफ फ्यूल और बर्निंग ऑफ कोल दोनों एक ही चीज है, ठीक है, एक ही चीज नहीं है, थोड़ा चेंजेस है पर उतनी भी ज्यादा चेंजेस नहीं है। रस्टिंग ऑफ आयरन हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। रेस्पायरेशन, हम जो सांस लेते हैं तो वहां पे भी एक रिएक्शन हो रहा होता है, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, तो ये भी एक केमिकल प्रोसेस है, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कट की, हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल में क्या होता है, कैंडल वैक्स जो होता है जलकर धीरे धीरे इवेपोरेट हो जाता है, और वो जो है इवेपोरेशन जो है हमें लाइट और हीट के प्रोड्यूस करते करते वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, तो ये वापस रिकवर नहीं किया जा सकता। अब कोई कहोगे कि सर जलने के बाद तो कुछ तो बच जाता है, उस वाले की बात नहीं कर रहे हैं, वो पार्ट जो है पूरी तरीके से नहीं जलता है, वो अनबर्न रह जाता है।
तो वो हम नहीं कहेंगे कि वो केमिकल चेंजेस हुआ है। जो बर्न करके गायब हो जाते हैं उसे हम कहते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन वहां पे हुआ है। वो जो अनबर्न हमारे पास वैक्स रह जाते हैं वो बिल्कुल भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा होता है वहां। आप जब वैक्स को ध्यान से देखोगे तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है और यहाँ पे जो है हमारे पास वो जो जल रहा होता है तो यहाँ पे लिक्विड होता है, लिक्विड फेज होता है। ये क्या होता है? लिक्विड फेज, जो कि कंटिन्यूअसली वेपर फेज में कन्वर्ट होते रहता है। ठीक है, और यही लिक्विड कुछ कुछ गिर कर ये जो है इस टाइप से थोड़ा सा इकट्ठे हो जाते हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये अनबर्न होते हैं, ये अनबर्न होते हैं, ये जला नहीं होता है। ठीक है, चलो, आई होप कि आपको केमिकल रिएक्शन आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अब बात करते हैं अपने क्या क्या चेंजेस ऐसा होता है जो हम ये कह पाते हैं कि ये एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। क्या क्या ऐसा चेंजेस हमें देखने को मिलता है ताकि हम कह सके कि केमिकल रिएक्शन इस वाले प्रोसेस में हो रहा है। तो केमिकल रिएक्शन होने के लिए आपको या तो चेंजेस ऑफ स्टेट देखने को मिलेगा, दूसरा चेंजेस इन कलर देखने को मिलेगा, तीसरा चेंजेस इन टेम्परेचर देखने को मिलेगा, चौथा टेम्परेचर इवोल्यूशन ऑफ गैस मिलेगा, जैसे कि हाइड्रोजन गैस निकल रहा हो या CO2 गैस निकल रहा हो। ठीक है, और पांचवा हमारे पास है जिसमें आपको प्रिसिपिटेट फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। इन सारी के एग्जांपल हम देखते हैं अभी। ठीक है, बात करें चेंजेस की तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे इवोल्यूशन ऑफ गैस की। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस आप देख सकते हैं क्या है। इवोल्यूशन इवोल्यूशन ऑफ गैस में हमें मोस्टली हाइड्रोजन गैसेस इवॉल्व होते हैं, हाइड्रोजन गैसेस, और हम कह सकते हैं कि CO2 भी गैस भी इवॉल्व होता है। तो ये जो है कैरेक्टरिस्टिक शो करता है कि हमारे पास केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। सम केमिकल रिएक्शन आर इवॉल्विंग ए गैस, लाइक जैसे कि हमारा अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन आप किसी मेटल के एसिड के साथ करवाते हो, मॉडरेट या हाईली रिएक्टिव मेटल्स का, तो वो जनरली जो है हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं और साथ ही साथ एक सॉल्ट प्रोडक्ट बनाते हैं। ये हम आगे की वीडियो में देखेंगे सॉल्ट प्रोडक्ट होता क्या है। ठीक है, एसिड बेस्ड सॉल्ट हमारे पास एक पार्टिकुलर चैप्टर होता है जिसमें हम एसिड के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा सेकंड चैप्टर वही है, हम लोग सेकंड अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी हम समझ लेते हैं बस इतना ही कि ये इवोल्यूशन ऑफ गैस जो है, इसका कहने का मतलब ये है कि अगर रिएक्शन हो रहा है उसमें अगर हाइड्रोजन गैस निकल रहा है तो इसे हम कहते हैं कि हाँ ये कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है। इसी तरीके से हमारे पास और भी है, और हमारे पास क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। हमने बात की थी कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट भी होता है। उसमें क्या होता है कि अगर कोई हमारे पास दो हमारे पास प्रोडक्ट है, सॉरी रिएक्टेंट है, जो कि पार्टिसिपेट कर रहा है केमिकल रिएक्शन में, तो प्रोडक्ट एक ऐसा फॉर्म करेंगे जिसमें कि एक सॉलिड प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ये जो सॉलिड होता है वो उस लिक्विड के ऊपर तैरता तैरता रहता है। ठीक है, और ये एकदम मतलब बहुत ज्यादा वो नहीं होता, हाईली सॉलिड नहीं होता है और बहुत ज्यादा वो नहीं होता है। आप कभी कभी दही के ऊपर जो है वो देखोगे कि दही अगर अच्छे से नहीं जमता है तो उसके ऊपर एक सॉलिड प्रोडक्ट आ जाता है और नीचे में बहुत सारा वाटर आ जाता है। तो उसको कुछ ऐसा ही टाइप का हमारे पास एक प्रिसिपिटेट मिलता है। इसी वाले प्रोडक्ट को हम लोग प्रिसिपिटेट कहते हैं, जो कि सॉलिड स्टेट में होता है। ठीक है, तो इस वाले प्रोडक्ट को हम लोग प्रिसिपिटेट कहते हैं। जैसे कि अगर हम पोटेशियम आयोडाइड को रिएक्शन करवाते हैं लेड नाइट्रेट से, तो ये लेड आयोडाइड बनाता है और पोटेशियम नाइट्रेट एक प्रोडक्ट बनता है। तो ये काफी फेमस रिएक्शन है, इसीलिए हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है। दो हमारे पास रिएक्शन हमने इंक्लूड किया है ताकि हम जो है आपको दिखा सके, या फिर अगर आपको क्वेश्चन में आए तो आप इजीली दिखा सको। जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन अगर हम NaCl के साथ करवाते हैं तो AgCl का हमें प्रेसिपिटेट व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। ये व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट पीपीटी होता है। ये पीपीटी भी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो ये व्हाइट पीपीटी शो करता है और साथ ही साथ ये NaNO3 बनाता है। तो ये हमारे पास व्हाइट प्रेसिपिटेट, बस यही दो एग्जांपल हमारे पास है जो कि आपको ज्यादा याद रखना है क्योंकि ये बहुत ज्यादा कम चांस है कि पूछा जाता है। चेंजेस इन द कलर, तीसरा प्रॉपर्टी जो है, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक हम कह सकते हैं कोई रिएक्शन जो है कलर चेंजेस हो करता है। जैसे कि ये ब्लू व्हाइट रोल जो है, ब्लू कलर का ये जो हमारा कॉपर सल्फेट है, इसमें अगर हम आयरन की नेल डाल देंगे तो पेल ग्रीन कलर टाइप का हमें एक सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ ये रेडिश ब्राउन जो है कॉपर का एक लेयर मिलेगा
तो ये इसके रिलेटेड हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है अपने चैनल पे ऑलरेडी, कैसे ये चेंजेस होता है वो भी दिखाया है। तो आप अगर नहीं देखे हो तो वो भी देख सकते हो। और साथ ही साथ कह दूं कि अगर आप वीडियो चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ मैं शेयर कर सकूं। अभी फिलहाल हमारे पास बोर्ड नहीं है, तो हम अभी बोर्ड पे क्वेश्चन नहीं करवा पा रहे, लेकिन हाँ आने वाले टाइम पे हम देखेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में। ये हमारे पास जिंक जो है अगर कॉपर सल्फेट की इसी सॉल्यूशन में डाल दिया जाए तो ये कलरलेस हो जाता है, क्योंकि ZnSO4 जो है एक कलरलेस सब्सटेंस है और कलरलेस कंपाउंड है। और वहीं पे कॉपर हमारे पास रेडिश ब्राउन वापस फिर से बन जाता है। अब बात करें चेंजेस इन द टेम्परेचर की। चेंजेस इन टेम्परेचर में क्या होता है कि कोई रिएक्शन में जो है हीट निकलता है बाहर, और तो कोई रिएक्शन ऐसा होता है जिसमें कि प्रोडक्ट जो है एब्जॉर्ब करता है बाहर से हीट को, जैसे कि हम दिखाएंगे क्या है। ठीक है, ये हीट चेंज जो है टेम्परेचर चेंजेस दो तरीके से होते हैं, दो रिएक्शन हमारे पास होते हैं, एक होता है एक्सोथर्मिक, एक होता है एंडोथर्मिक। ठीक है, वैसा रिएक्शन जिसमें कि हमें हीट जो है बाहर निकल रहा होता है उसे हम लोग एक्सोथर्मिक कहते हैं, जैसे कि ये दोनों रिएक्शन। और वैसा रिएक्शन जिसमें हमें हीट देना पड़े उसे हम लोग इंडोथर्मिक कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडोथर्मिक। मैं लिख देता हूं, ये इंडोथर्मिक है, और जिसमें हीट रिलीज हो रहा है वो एक्सोथर्मिक। अच्छा, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे याद रखें, वो भी बता देता हूं कैसे याद रखना है। इंडो, इंडो मतलब अंदर वाली चीज है, ठीक है। इंडो मतलब अंदर की चीज है। तो अंदर कहने का मतलब क्या है, ये आप दरवाजा समझ लो, ठीक है। केमिकल रिएक्शन का ये दरवाजा है, ठीक है। मैं जस्ट याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, ये कोई लॉजिक नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो है दरवाजा के अंदर अगर हमें हीट देना पड़ रहा है तो इंडोथर्मिक, और दरवाजा के बाहर अगर हीट मिल रहा है, बाहर हमें हीट मिल रहा है तो एक्सोथर्मिक। एक्सो, एक्सो मतलब बाहर, एग्जिट अब लिखा हुआ होता है ना, एग्जिट। तो वहीं से कुछ थोड़ा सा रिलेट करो और मतलब थोड़ा लॉजिक बनाने की कोशिश करो कि कैसे याद रखना है। ये कोई मतलब डिफाइंड नहीं है कहीं से, मैं खुद का लॉजिक बता रहा हूँ कि आप इस तरीके से याद रखना, ठीक है। जहाँ पे हीट, यहाँ पे हीट जो है हमें एक और तरीके से सिंबल आपको देखने को मिल सकता है, इस तरीके से भी हमारे पास कभी कभी देखने को मिलता है। तो ये अगर आपके ऐसा भी दिखे तो वहां पे भी आप हीट ही एक्सेप्ट करना, और वहां पे भी आप अगर जैसे कि यहाँ पे हीट की जगह जस्ट ऐसे किया होता तो भी हम कह सकते हैं ये इंडोथर्मिक। ज्यादातर जो है इंडोथर्मिक के लिए रिएक्शन के एरो के नीचे दिखाया जाता है, ठीक है। तो आई होप इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक आपको समझ में आया होगा। मैं आगे और भी बता दूंगा कहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। कहीं आपको नहीं देखने को मिलेगा मैं एक्स्ट्रा बता दूंगा। हम जस्ट अभी बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक की, तो आगे बढ़ते हैं। जिसमें अगला हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, जिसमें कहता है कि चेंजेस इन द स्टेट। कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन है जिसमें कि स्टेट चेंजेस होते हैं, जैसे कि हमने इनिशियली में बात की थी, कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एक गैस बनाता है। ये जो है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। और भी मॉलिक्यूलर चेंजेस हो रहे हैं, साथ ही याद रखना है कि और भी मॉलिक्यूलर चेंजेस हो रहे हैं, ओनली स्टेट ही चेंज नहीं हो रहा है। ये तो एक प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है कि हाँ ये चेंजेस, इस चेंजेस हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि हाँ इसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा, ठीक है। चलो, बर्निंग ऑफ वैक्स में क्या हो रहा होता है, पहले वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड से वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमने स्टार्टिंग में भी बात की थी कि वो होता क्या है असल में। अब बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की। केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल इक्वेशन इज द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड द फार्मूला ऑफ ए सब्सटेंस व्हिच टेक पार्ट इनटू द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं उन सब्सटेंस को उनके सैम्बल और फॉर्मूले के फॉर्म में दर्शाने वाले जो हमारे पास उसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है उसी को हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो मैंने एक छोटा सा नहीं, कुछ लंबा ही हो गया, लेकिन ट्राई किया है कि आपको एक अच्छा सा मतलब लैंग्वेज लिख के दूं, ठीक है, ताकि आप उसको हूबहू आप अगर पेस्ट कर दो तो मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि अगर हम केमिकल रिएक्शन को लैंग्वेज के फॉर्म में अगर लिखते हैं तो जिंक जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके जिंक सल्फाइड बनाता है, सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, ठीक है। अब इसी को हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमने लिखा है इसको हम लोग वर्ड इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। अब इसी को क्या करें, जिंक को हम जानते हैं Zn से रिप्रेजेंट किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, और ZnSO4 का फॉर्मूला होता है सॉरी जिंक सल्फेट का फॉर्मूला होता है ZnSO4, और हाइड्रोजन गैस को तो सभी जानते हैं कि H2 गैस यहाँ पे रिलीज हो रहा होता है। तो ये जो है ये हमारा केमिकल इक्वेशन कहलाता है, जिसमें क्या हो रहा है,
सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को उसके सिंबल और फॉर्मूले से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो उस वाले को हम लोग केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जहां पे रिएक्टेंट हमारा क्या है, Zn और H2SO4 है, वही प्रोडक्ट क्या है, ZnSO4 और हाइड्रोजन। इस वाले केमिकल रिएक्शन को दो पार्ट में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, एक होता है बैलेंस केमिकल रिएक्शन, दूसरा होता है अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो ये सारे चीजें जो है हम लोग ऑलरेडी कवर किए हुए हैं। अगर आपको नहीं पता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा दे, या तो फिर आप चैनल पे ऑलरेडी जो पड़ा हुआ है वीडियो उसको आप जाकर देख सकते हैं। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन बहुत ही इजी टॉपिक है, तो वो मैं पार्ट यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन यहाँ पे उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं लग रहा, क्योंकि वो इफेक्टिव होगा तो अलग से मैं वीडियो एक बार फिर से बना दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन के टाइप की बात करूं तो मेनली इसे 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, डिवाइड किया गया है। केमिकल रिएक्शन हमारे पास 5 प्रकार के होते हैं। सम इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि पहले मैं बात करूं तो ये हमारे पास पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम पढ़ते हैं, या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो भी आपका मन करे आप जो वो पढ़ें। ठीक है, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। फिर उसके बाद हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, फिर हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं, और लास्ट में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की बात करते हैं। तो ये हमारे पास कुल 5 टाइप्स हमारे पास केमिकल रिएक्शन होते हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं वन बाय वन की क्या होते हैं और कैसे होते हैं ये जो हमारे 5 टाइप के केमिकल रिएक्शन है। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? द केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस आर कॉल्ड कॉम्बिने ये कुछ ज्यादा ही हो गया। केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस टेक पार्टिसिपेट इनटू द केमिकल रिएक्शन, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है ना। मैं एक सेकेंड लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। चलो कोई नहीं है, ऐसे ही दिखा देता हूँ, है ना। ये तो गलत हो गया, गड़बड़ हो गई है यहाँ पे। द केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन is called combination reaction। ठीक है, मोस्टली यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट होता है ना, इसीलिए इस वाले टाइप के केमिकल रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि अगर मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, लैग कर रहा है, एक सेकेंड, हमारा थोड़ा बोर्ड होना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैग्नीशियम रिएक्शन करके ऑक्सीजन के साथ ये MgO बनाता है, ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। वहीं पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं आपस में रिएक्शन करके वाटर बनाते हैं, वो भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। इस तरीके से कार्बन को अगर हम बर्न कराते हैं तो वो भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, एक रिएक्शन अदर टाइप के भी हो सकते हैं। जब आप पढ़ोगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन तो वहां पे भी मैं दिखाऊंगा कि ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। एक रिएक्शन अगर आपको लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, और साथ ही साथ अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी लिख रहा हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो हो सकता है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्सीडाइड क्विकलाइम जिसे भी हम लोग कहते हैं, ये जो है वाटर के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ये भी एक अच्छा रिएक्शन है। ये CO2 को मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये सारे हम जो है 2-3 रिएक्शन आप याद रख लेना। उन सारे अगर आपको टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पूछ ले तो आपको केमिकल रिएक्शन का डिफिनेशन लिखना है, उसके साथ ही साथ एक कम से कम एग्जांपल जरूर देना। आप ट्राई करो 2 हमेशा एग्जांपल देने की। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो कम से कम एक तो दो ही। एक नहीं दे रहे हो एग्जांपल तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, और मतलब एग्जामिनर खुश नहीं होगा। ठीक है, तो एग्जामिनर को खुश रखना है जो पेपर चेक करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? Those chemical reaction in which a compound is break or split into two or more small simple substance is called decomposition reaction। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जैसे कि हमने एक अभी हमने पढ़ा था ना इंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो यहाँ पे हीट क्या हो रहा है, दे रहे हैं
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो CaCO3 है एक कंपाउंड है, वो क्या हो रहा है, हीट देने पे CaO और CO2 में कन्वर्ट हो जा रहा है ना। तो ये क्या है, ये एक एग्जांपल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। डिकम्पोजिशन इज जस्ट ऑपोजिट टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये भी कह सकते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था, कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था, दो और दो से अधिक मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे। डिकम्पोजिशन में क्या है, एक सिंगल जो है प्रोडक्ट रिएक्टेंट वो ब्रेक कर रहा है दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में, ठीक है। तो इसी को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है ये कभी कभी अगर पूछ ले तो दिक्कत हो जाती है बहुत सारे को, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का हम टाइप पढ़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन, ठीक है। चलो लिख ही देता हूँ डिकम्पोजिशन। तो पहला हमारे पास है थर्मल डिकम्पोजिशन। When a decomposition reaction is carried out by heating, इंपॉर्टेंट बात यह है कि वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें कि डिकम्पोजिशन किससे हो रहा हो, हीटिंग के द्वारा, तो उसे हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे। इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे कि KClO3 को जो है, ये आप ये भी कह सकते हो, ये थर्मल डिकम्पोजिशन जो होता है इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, इंडोथर्मिक, ठीक है। इंडोथर्मिक क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग हीट दे रहे हैं, इसलिए ये इंडोथर्मिक है। क्लियर एवरीवन। तो अगर आप देखोगे KClO3, ठीक है, तो ये जो है KClO3 को जब हीट करते हैं तो 2KCl और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। इसी तरीके से FeSO4 को अगर आप हीट करते हो तो Fe2O3, SO2 और SO3 हमें गैस में देखने को मिलता है। तो ये रिएक्शन आप थोड़ा सा देख लेना। अगर आप, ये सबसे इजी है, सबसे इजी वाला ये है। तो अगर आपसे पूछ ले तो ये रिएक्शन देकर आप काम चला सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। एक और हमारे पास PbNO3 लीड नाइट्रेट है, जो कि हीट करने पर जो है PbO, NO2 और ऑक्सीजन, ये तीन प्रोडक्ट हमें देता है। हमने कहा था ना दो या दो से अधिक, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली तीन प्रोडक्ट मिल रहा है ना। यहाँ पे भी आप देख सकते हो तीन प्रोडक्ट मिल रहा है। तो ये सारे जो है एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन। ये डिकम्पोज क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग हीट दे रहे हैं। तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन का स्पेशली क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस की। इलेक्ट्रोलिसिस का दूसरा नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, वैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें कि डिकम्पोजिशन जो है इलेक्ट्रिसिटी के सप्लाई से हो, ठीक है। बाय द व्हाट, बाय द इलेक्ट्रिकली, बाय द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आई होप यू आर गेटिंग दिस। So electrolysis क्या है, when a decomposition reaction is carried out by the supply of electricity, it is called electrolysis। जैसे कि आप ब्राइन सॉल्यूशन, जैसे कि ब्राइन सॉल्यूशन हम कहते हैं किसको, सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के। अगर सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को अगर आप इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू पास करवाओगे तो ये Na+ और Cl2 गैस हमें बनाता है एनोड और कैथोड पे, ठीक है। कैथोड और एनोड पे, कैथोड पे हमें सोडियम देखने को मिलता है और एनोड पे हमें क्लोरीन गैस देखने को मिलता है। ये बात की बातें है, ये हम मेटलर्जी में पढ़ेंगे कि ऐसा ये होता है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस से जो है ये रिएक्शन, ये जो ब्रेकिंग हो रहा है NaCl का, वो इलेक्ट्रिसिटी के सप्लाई से हो रहा है, इसीलिए हम इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं या इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, दोनों काम चल जाएगा, है ना। अब बात करते हैं दूसरा एग्जाम्पल की, तो Al2O3 जिसे हम लोग एल्युमिनियम ऑक्साइड भी कहते हैं। इसी में जब वाटर मॉलिक्यूल्स एडेड होते हैं तो बॉक्साइड इसी तरीके का कुछ होता है ना। आपको याद है, बहुत अच्छी बात है। नहीं याद है आगे देख लेंगे, है ना। सो Al2O3 का जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाया जाता है तो वहां से भी हमें एल्युमिनियम मिलता है और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होता है। वही सेम कैथोड और एनोड पे प्रोड्यूस होगा। इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन एल्युमिनियम ऑक्साइड। ये ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे हम लोग मोल्टेन ले रहे हैं, ना कि हम लोग वाटर का कोई सोल्यूशन ले रहे हैं, है ना। यहाँ पे मैं थोड़ा गलत बोल दिया शायद, ब्राइन सॉल्यूशन नहीं, मोल्टेन सोडियम क्लोराइड लेना है, ठीक है। चलो कोई नहीं। अब बात करते हैं फोटोलिसिस की। फोटोलिसिस में क्या हो रहा है, फोटोलिसिस में हम लोग यहाँ पे डिकम्पोजिशन लाइट की वजह से होगा, लाइट के सप्लाई की वजह से होगा, लाइट की एनर्जी की वजह से होगा। फोटोलिसिस को हम लोग फोटो डिकम्पोजिशन या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन दोनों तीनों कह सकते हैं, ठीक है। When a decomposition reaction is carried out by a supply of light is called photolytic और फोटोलिसिस, ठीक है। जैसे कि ज्यादातर जो है फोटोलिसिस का जो एग्जांपल है वो सिल्वर का प्रोडक्ट है, तो सिल्वर का प्रोडक्ट से आपको जो है फोटोलिसिस आपको याद आना चाहिए, ठीक है।
फोटोलिसिस का एग्जांपल आया तो सिल्वर का कोई हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवा दो और उसका जो है सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज करवा दो, तो इसका एग्जांपल आपको देने में बहुत इजी होगा। AgCl जो है सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक हो जाता है, वहां पे सिल्वर बनाता है और क्लोरीन गैस बनाता है। सिमिलरली यहाँ पे AgBr का अगर सनलाइट में प्रेजेंस करवा दिया जाए तो वो AgBr Ag बनाता है और Br2 बनाता है। ये आपको जो है AgBr जो है हमारे सिनेमा घरों में यूज होता है, ठीक है। दूसरी बात कि कई कई प्रोडक्ट को आप देखोगे कि जब दवा होती है, सिरप होती है, वो क्या होता है उसके ऊपर लिखा होता है कि आप इसे लाइट से दूर रखें, डार्क एरिया में रखें, ठंडे पोजीशन में रखें। तो ये इसलिए कहा जाता है, ठीक है, थोड़ा सा एग्जांपल बाहर वाले भी ले लेते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि जैसे ही कि लाइट मिलेगा तो वहां पे फोटोलिसिस हो सकता है। तो जो हमारे पास दवाई हमें सिर्फ जो दिया गया है उसमें क्या होगा, केमिकल चेंजेस होंगे। तो जो काम की चीजें है, जो अभी प्रोडक्ट है, वो रिएक्शन कुछ और करेगा। लेकिन अगर वो फोटोलिसिस फोटोलाइटिक क्लीवेज हो जाता है या फिर फोटोलिसिस हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो एक डिफरेंट प्रोडक्ट होगा। तो इसीलिए हमें कहा जाता है कि सिरप हो या दवाई हो, उन सारे प्रोडक्ट को जो है एक ठंडे एरिया में, डार्क एरिया में रखे। ठंडे क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, हीट देने से टूट जाता है। तो उसे हाई टेम्परेचर पे रखोगे तो अगेन वो डिकम्पोज हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा। अगर टूट जाएगा तो क्या होगा, डिफरेंट प्रोडक्ट हो जाएंगे। अगेन वो इफेक्टिव नहीं रहेगा और वो दवाई हो सकता है वो जहर में कन्वर्ट हो जाए। तो इसीलिए कहा जाता है कि दवाई जो सिरप है, वो जो काले शीशी में बंद होता है या फिर ग्लास के जो हमारे बॉटल में बंद होते हैं, उन वाले को स्पेशली डार्क और कोल्ड एरिया में रखा जाता है ताकि उनमें जो है डिकम्पोजिशन किसी भी प्रकार के ना हो। तो आई होप कि आपको रियल लाइफ से ये थोड़ा सा रिलेट करने को मिला हो और आप अच्छे से समझ पा रहे हो कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, ठीक है। इस वाले यूजेस ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन की मैं बात करूं तो सिल्वर ब्रोमाइड यूज इन द फोटोग्राफिक फिल्म, अभी हमने बताया। डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी इज एन एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है। वहां पे भी डिकम्पोज होता है, ग्लूकोज होते हैं, ग्लूकोज, सुक्रोज, ये जो है कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, सेलुलोज, जो भी होते हैं हमारे फूड में, वो जो है ग्लूकोज और एनर्जी में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो एक हमारे पास एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिया गया है, सैंपल प्रॉब्लम, A solution of substance X is used for the white washing, बिल्कुल ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है भाई साहब, what is the substance X? आई थिंक ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है, ठीक है। what is substance X, what is X, ठीक है। तो अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो सॉल्यूशन भी यहीं पे दिया हुआ है, तो इसका बहुत ज्यादा यूजेस कुछ है नहीं। कह रहा है CO is used for the white washing which is give the white appearance after getting the CO2 from atmosphere and capture it converted into the CaCO3, ठीक है। ठीक है, कुछ नहीं। क्विक लाइम कहते हैं इस वाले प्रोडक्ट को, बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, ठीक है। जब इसमें वाटर मिलाया जाता है, जब इसमें वाटर मिलाया जाता है तो ये जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब इस वाले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब हम CO2 गैस पास करवाएंगे तो ये CaCO3 में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो है ठीक है, ये जो है हमारे घरों में जो है देखने को मिलता है कि इस वाले लिक्विड का, ठीक है, ये बुझे हुए चूने में जब पानी मिलाते हैं तो हमें हीट मिलता है, हीट मिलता है और ये एक तरीके का हमारे पास CaOH का हॉल ट्वाइस एक हमारे पास लिक्विड का घोल मिलता है। अब इस घोल को जो है हम लोग दीवार पे पेंट करते हैं, ठीक है। तो ये दीवार जैसे जैसे सूखता है यानी ड्राई होता है, एटमॉस्फेयर से CO2 एब्जॉर्ब करता है और CaCO3 में कन्वर्ट होता है। ये जो CaCO3 जो होता है, ये व्हाइट कलर का हमारे पास सब्सटेंस होता है और व्हाइट कलर जो होता है कलरिंग में बहुत ही इफेक्टिव शो करता है। यही क्वेश्चन करना था, चाह रहा था। ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट लग रहा है मुझे, ठीक है, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। ये हमारा थर्ड टाइप का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, टाइप ऑफ रिएक्शन में। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसा रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट का नाम ही मतलब कह रहा है कुछ ना कुछ डिस्प्लेस हो रहा है। यहाँ पे डिस्प्लेस मतलब रिप्लेस हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, दोनों एक ही वर्ड जैसा है, ठीक है।
तो कुछ ना कुछ डिस्प्लेस हो रहा है। तो इसमें होता यह है कि एक हाईली रिएक्टिव मेटल जो होता है अपने से कम और लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को या मेटल्स को उसके कंपाउंड से उसे बाहर निकाल देता है, ठीक है, और वो उसकी जगह खुद ही बैठ जाता है, सिंपली, बस यही है, ठीक है। चलिए अब लैंग्वेज देखते हैं। The reaction in which more reactive elements remove a less reactive element from their compound is called displacement reaction। अच्छा, ये लाइन खुद मैम ने जोड़ दी है, ठीक है। जैसे कि अब एग्जांपल देख लो, एग्जांपल में आप देखोगे तो यहाँ पे CuSO4 जो है जिंक के साथ रिएक्शन करके ZnSO4 और Cu बना रहा है। ये जो है कॉपर कम रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव होने की वजह से कॉपर बाहर आ गया है, देख रहे हो, ताकत दिखा रहा है जिंक अपना, ताकत रिएक्टिविटी की वजह से, हाई रिएक्टिविटी है मतलब ज्यादा इसके पास ताकत है, तो ज्यादा ताकत वाला उस कम ताकत वाले इंसान को घर से बाहर कर दे रहा है, ठीक है। इन जनरल रियल लाइफ में भी ऐसा होता है ना। आप ताकतवर इंसान से जाके लड़ो और देखोगे कि ताकतवर इंसान दो थप्पड़ मार भी देगा और मान लीजिए कुछ आपकी चीज तो छीन भी लेता है ना। तो ऐसा जनरली नहीं करना चाहिए, पर होता तो ऐसे ही है दुनिया में, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यही तानाशाही को दिखाता है कि एक जो है हाईली रिएक्टिव एलिमेंट जो है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसी के कंपाउंड से उसे बाहर कर देता है, कह सकते हो बेइज्जती करके बाहर करता है ना। चलो, इसी तरीके से आप और भी कंपाउंड के जब रिएक्शन देखोगे तो कॉपर ऑक्साइड जो है सॉरी कॉपर सल्फेट जो है Mg यानी मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करके MgSO4 बनाता है और Cu खुद ब खुद बाहर हो जाता है। तो यहाँ पे भी Cu अगेन लेस रिएक्टिव होने की वजह से इस टाइप से आप रिएक्टिविटी सीरीज देख सकते हो, है ना। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन, जिंक, निकल, कॉपर, ठीक है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। एग्जैक्टली आप मैच कर लेना एक बार, ठीक है। अब देखते हैं कॉपर और आयरन में अगेन आप देखो आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है तो FeSO4 बना रहा है, कॉपर को फिर से बाहर कर दे रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है छोटी मोटी चीजें हैं, लेकिन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। आपको अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पूछा है तो लैंग्वेज तो लिखना ही है, साथ ही साथ एक या दो एग्जांपल आपको चिपका देना है ताकि बोर्ड में जो है मार्क्स अच्छे दे मिल जाए, ठीक है। अब बात करते हैं अपनी एक रिएक्शन है हमारे पास जिसमें Mg जो है MgO कॉपर के साथ मिलाया जा रहा है, ठीक है, और पूछा जा रहा है रिएक्शन होगा या नहीं। तो रिएक्शन ऑफ कोर्स नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि कॉपर जो है एक लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव देन हमारे पास किसके है Mg से लेस रिएक्टिव है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं ये रिप्लेस नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे रिएक्शन होगा ही नहीं, है ना। तो ये रिएक्शन नहीं होगा। चलिए अब बात करते हैं अपने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी अपने आप में एकदम सेम ही है, बस इसमें थोड़ा सा राहत है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसमें होता यह है कि यहाँ पे दोनों जो है दो कंपाउंड पार्टिसिपेट करते हैं और दोनों कंपाउंड आपस में खुद के आयन एक्सचेंज कर लेते हैं, है ना। तो ये आप ये कह सकते हो कि दोनों के बीच में समझौता टाइप का, लेकिन ऐसा रियलिटी ग्राउंड पे नहीं है। ये जो है हाईली रिएक्टिव मेटल जो होता है वो लेस रिएक्टिव को उसके कंपाउंड से रिप्लेस कर देता है, तो मजबूरी में इस लेस रिएक्टिव वाले को उसके छोड़े हुए आयंस के साथ अटैच होना पड़ता है। कुछ ऐसे तरीके से आप याद रखो, ठीक है। ये मैंने समझाने के पर्पज से बताया। अब लैंग्वेज पढ़ते हैं। Those reaction in which the two compound exchange their ion and form the two new compound are called double displacement reaction। ठीक है, सिंपल था ना, बहुत इजी था। दो हमारे कंपाउंड पार्टिसिपेट कर रहे हैं और दोनों अपने आयन एक्सचेंज करके क्या बना रहे हैं, दो न्यू कंपाउंड बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं, न्यू कंपाउंड बना रहे हैं, उसी को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। मोस्टली हमारे पास इस टाइप के केमिकल रिएक्शन जो है प्रेसिपिटेट वाले रिएक्शन ज्यादातर हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें AgNO3 NaCl के साथ रिएक्शन करके AgCl एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा और NaNO3 बाहर मतलब लिक्विड की फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में बाहर हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास बेरियम क्लोराइड जो है सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करके BaSO4 बनाता है, जो अगेन व्हाइट PBT होता है, व्हाइट कलर का एक प्रेसिपिटेट होता है, और साथ ही साथ सोडियम क्लोराइड एक बनाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास BaCl2 है, अगेन यहाँ पे सल्फेट सॉल्यूशन है, सल्फेट आयन है, तो अगेन हमें BaSO4 देखने को मिलेगा और यह एक व्हाइट कलर का PBT है, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास टोटल 5 रिएक्शन हमारे पास यहाँ दिया गया है, ठीक है। सॉरी, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। चलो, तो इनमें से आप कोई भी एक दो एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। चलिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप 3 स्टार दे दो। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे भी आपके फ्यूचर में उपयोग होंगे। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन क्या होता है,
वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हो। पहला क्या है, पहला डेफिनेशन कह रहा है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। वहीं दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास रिएक्शन कह रहा है, दूसरा मेथड कह रहा है द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। किसी भी सब्सटेंस से अगर हम हाइड्रोजन निकाल देंगे तो उस वाले प्रोसेस को हम कहेंगे कि वो ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन को निकाल दे रहे हैं सब्सटेंस से, तो हम उसे ऑक्सीडेशन कह रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास रिडक्शन का भी डिफिनेशन है। ये रिडक्शन प्रोसेस जो होता है बिल्कुल अपोजिट होता है हमारे ऑक्सीडेशन प्रोसेस के। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा होता है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का एडिशन होता है किसी सब्सटेंस में या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। लेकिन रिडक्शन कहता है कि अगर तुम ऑक्सीजन को ऐड करके ऑक्सीडेशन कर रहे हो तो मैं रिमूव करके रिडक्शन करूंगा, ठीक है। तो ये रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन में ऑक्सीजन का किसी सब्सटेंस से रिमूवल होता है या फिर किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन का एडिशन होता है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन और द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। ये दो प्रोसेस है हमारे पास ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का। आई होप कि आप ये समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। ऑक्सीडेशन नंबर की अगर मैं बात करूं, ठीक है, एक प्रोसेस और है जिसको यहाँ पे मेंशन नहीं है लेकिन मैं लिख देता हूं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीडेशन होगा। जैसे कि अगर मैग्नीशियम है, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Mg2+ बनाता है तो यहाँ पे जो है ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। क्लियर है, एकदम क्लियर है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। सिमिलरली जब मैं बात करूं रिडक्शन की, द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, रिडक्शन, ठीक है। ठीक है, इसको और कैसे समझ सकते हैं, इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल Cl2 ले लो। ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और 2 Cl- बनाएगा। एक डिफिनेशन और है, increase in oxidation number is called oxidation and decrease in oxidation number is called reduction। तो ये थोड़ा हायर लेवल का है, अगर आपको नहीं पता है, नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, बस ये दोनों डेफिनेशन आप याद रखो और मैक्सिमम अगर इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे पूछे तो लॉस और गेन के अनुसार आप बता देना। अच्छा, याद कैसे रखोगे कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। हाँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा तो दिक्कत हो जाएगी अगर आप ध्यान से नहीं पढ़े हो तो एक कोई जो है आप मन में जो है सैंपल जो है याद रख लेना। जैसे कि Na जो है Na+ बनाता है और इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो यहाँ पे हम कहते थे ऑक्सीडेशन। इस टाइप से अगर कोई एक आप एग्जांपल याद रखोगे तो मुझे लगता है कि आप भूलोगे नहीं, ठीक है। तो एक बार आप ये जरूर देख लेना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन, ये हम ऑलरेडी कह चुके हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर टुगेदर, ठीक है, ये हमेशा एक साथ होते हैं लगभग, ठीक है। और जिस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है उसे हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्लियर है एवरीवन? अच्छा, ये आर है, ऐसा ए जैसा नहीं लगना चाहिए, ये आर है, ठीक है। आई होप यहां तक के सब कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। अब बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। तो मैं थोड़ा सा ट्रिक बताने वाला हूँ, है ना। एजेंट का काम क्या होता है, एजेंट का कुछ काम होता है, जैसे कि कोई भी बैंक में जाओ तो वहां पे अगर एजेंट है तो वो क्या कर रहे हैं, वो आपको जो है जैसे अगर कोई खाता खुलवाने वाला काम है तो वो आपका खाता खुलवाएगा, ठीक है। खुद का खाता नहीं, आपका खाता खुलवाएगा। सिमिलरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होने के लिए जो है ये ऑक्सीजन देगा, और वैसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन देगा ऑक्सीडेशन होने के लिए उसी को हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। खुद ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ये ऑक्सीडेशन होने के लिए ऑक्सीजन देगा, ठीक है। क्लियर है। और सब्सटेंस विच रिमूव हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और वैसा सब्सटेंस जिससे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है उस वाले सब्सटेंस को हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे, ठीक है। एजेंट का मतलब समझ में आया ना, खुद नहीं होगा, वो करवाएगा। जैसे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद ऑक्सीडाइज नहीं होगा, वो ऑक्सीडेशन करवाएगा। क्लियर, चलो। सब्सटेंस विच गेट, और सिंपली आप एक लाइन में याद रखो कि जो रिड्यूस हो रहा है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है।
जैसे मैं इसका एग्जांपल बताऊं तो Cu जो है ऑक्सीजन के Cu जो है H2 के साथ रिएक्शन करता है CuO, तो ये बनाता है H2O और Cu बाहर हो गया। तो इस वाले में देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, नहीं नहीं ये रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है हाइड्रोजन में, ठीक है, ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन में लिख देता हूँ, ठीक है। तो इस वाले को क्या कहेंगे, इस वाले को क्या कहेंगे, ये कंपाउंड जो है ऑक्सीजन दे रहा है, किसको दे रहा है, हाइड्रोजन को, तो ये ऑक्सीजन दे रहा है तभी इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इस वाले को हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, क्लियर है ना। और किसका रिडक्शन हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है और कॉपर 2+ बना रहा है, तो ये भी हम कह सकते हैं डायरेक्टली कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो दोनों तीनों तरीके से आप कह सकते हो, ठीक है, क्लियर एवरीवन। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट a substance which give hydrogen for reduction is called reducing agent। वैसा सब्सटेंस जो हाइड्रोजन देगा रिडक्शन के लिए उसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। या सब्सटेंस which remove oxygen during the reaction is called reducing agent, ठीक है, वैसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन रिमूव करेगा रिएक्शन के दौरान आई मीन, तो वो क्या होगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। सब्सटेंस विच रिमूव द ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे इसी वाले रिएक्शन में मैं दिखाऊं तो यहाँ हाइड्रोजन जो है, एक सेकेंड में डिफरेंट कर लेता हूँ, ये हाइड्रोजन जो है ये ऑक्सीजन को रिमूवल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो क्या हम कह सकते हैं ये रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या हम ये कह सकते हैं ये रिड्यूसिंग एजेंट है, या फिर हम दूसरी बात ये कह सकते हैं सब्सटेंस विच गेट ऑक्सीडाइजेज इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा था इसलिए हाइड्रोजन का, अच्छा हमारे पास सेम एग्जांपल यहाँ पे भी है तो आप देख सकते हो Cu, अच्छा ये CuO है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और H2 जो है रिड्यूसिंग एजेंट है, क्लियर एवरीवन। रेडॉक्स रिएक्शन की हम लोग ऑलरेडी बात कर ली है। रेडॉक्स रिएक्शन का अगर डेफिनेशन आया तो केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। मुझे लगता है ये सबसे इजी था, है ना। अब बात ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की ऑलरेडी हमने बात कर ली है, तो हमें लगता है कि अब आगे बढ़नी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी आप एक एग्जांपल देख सकते हो, यहाँ पे आप सल्फर का देखोगे तो यहाँ सल्फर ऑक्सीडाइज हो रहा है, यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जैसे कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, सो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। क्यों रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, तो ये रिडक्शन हो रहा है। किसका रिडक्शन हो रहा है, Cl2 का, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है एवरीवन। एक सेकेंड, जिसका रिडक्शन हो रहा है, अच्छा यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया है ना, ये गलत है। अगर जिसका जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और यही तो है जो हाइड्रोजन दे रहा है रिडक्शन के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। H2S यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है एवरीवन, और Cl2 गेट रिड्यूसेस, हाँ Cl2 रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जो जिसका रिडक्शन होता है वही तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। चलो तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं कि ये जो हमने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो रिएक्शन पढ़ा है उसका हमारे एवरीडे लाइफ में क्या इफेक्ट होता है, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन द एवरीडे लाइफ, ठीक है। तो मेनली 2-3 कॉजेज हैं हमारे पास, जैसे कि एक तो हमारे नेचर में जो है मेटल्स जो पाए जाते हैं वो उनका कोरोजन होता है, और दूसरा हमारे फूड प्रोडक्ट जो है वो खराब हो जाते हैं अगर उन्हें खुले में रख दिया जाए तो। There are two common effects of oxidation reaction which we observe in daily life. First is the corrosion of metals. Second is the rancidity of food. Rancidity of food या फिर oxidation of food भी कह सकते हो, मतलब rancidity मतलब खराब होना, ठीक है। अब मतलब थोड़ा सा केमिकल वर्ड, केमिस्ट्री का वर्ड है, आप याद रखो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि मार्क्स जो है वर्ड्स पे ही मिलेंगे, है ना।
these two causes naturally by the oxygen present into the atmosphere और air, ठीक है। ये जो है भाई खुद ब खुद होने वाला प्रोसेस है, इसके लिए कोई फोर्स नहीं करता है, ये नहीं कहता है कि कोई खाने को कि भाई तू खराब हो जा, इतना टाइम हो गया तू खराब क्यों नहीं हुआ, कभी आपने कहा है क्या? नहीं ना, कोई नहीं कहता है कि भाई तू खाना खराब हो जा, खाना खराब हो जा, जंग लग जा लोहे में, है ना। चलो, तो ये सब जो है नेचुरली होने वाले प्रोसेस है। एरियल ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन कॉज्ड बाय ऑक्सीजन इन एयर, समटाइम आल्सो कॉल्ड एज एरियल ऑक्सीडेशन, ठीक है। हमारे एयर में मौजूद ऑक्सीजन जो होते हैं उसकी वजह से जो ऑक्सीडेशन होता है उसी को हम लोग एरियल ऑक्सीडेशन कहते हैं। कोरोजन क्या है? कोरोजन भी एक वर्ड है, ठीक है। इन वर्ड्स को जानना जरूरी है, बोर्ड्स में बस यही वर्ड्स ही इंपॉर्टेंट है। कोरोजन इज द प्रोसेस बाय विच मेटल आर ईटेन अवे ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। धीरे धीरे क्या होता है, मेटल धीरे धीरे खत्म होते जाता है इन्हीं केमिकल प्रोसेस की वजह से, केमिकल रिएक्शन की वजह से, है ना। तो उसी को हम लोग कोरोजन कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि रेंसिडिटी जो है, रेंसिडिटी होता क्या था? रेंसिडिटी, अच्छा एक सेकेंड, रेंसिडिटी, रेंसिडिटी क्या होता है? रेंसिडिटी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि फूड का ऑक्सीडेशन होता है। तो इसे स्टॉप करने के लिए हम लोग दो तीन प्रोसेस यूज करते हैं। एक तो टेम्परेचर लो कर दो, टेम्परेचर लो कर दो, खाने को अब जो है फ्रिज में रख दो तो जो है क्या हो जाएगा, वो जल्दी खराब नहीं होता है। सेकेंड अब क्या करते हैं, सेकेंड जो है पैकेजिंग कर देते हैं, पैकेजिंग इन इनर्ट एटमॉस्फेयर, पैकेज इन इनर्ट एटमॉस्फेयर, इनर्ट एटमॉस्फेयर, ठीक है एवरीवन, क्लियर। इनर्ट एटमॉस्फेयर कहने का मतलब या तो आप इनर्ट गैस को फील कर दो या नाइट्रोजन जैसे इनर्ट गैस को भी आप फील कर सकते हो। ये सबको लेज वाले, लेज पैकेट, कितने लेज आप लोगों ने लेज खाया होगा, कुरकुरे भी खाया होगा, है ना। तो उन सब में जो है ये नाइट्रोजन गैस जानबूझकर भरा जाता है ताकि ये जो हमारे लेज के जो चिप्स हैं वो कुरकुरे रहे, उसमें ना कोई मॉइस्चर हो, मॉइस्चर वाली गैस कोई ना हो, कोई अदर चीज ना हो, ठीक है, ताकि उस फ्रूट प्रोडक्ट से रिएक्शन कर सके। तो ये लेज में नाइट्रोजन होते हैं और नाइट्रोजन गैस भरे जाते हैं पैकेट्स में, पैकेट्स में भरे होने की वजह से ये जो है किसी भी तरीके से अदर गैसेस से रिएक्शन नहीं करते, और रिएक्शन नहीं करेगा तो फूड हमारे लंबे टाइम तक चलेगा। तो लेज जो है बहुत लंबे टाइम तक चलता है इन्हीं कारणों की वजह से। इसी तरीके से कोरोजन हमारे पास है। कोरोजन में क्या होता है, कोरोजन में हमारे पास लोहे में जंग लग जाता है, तो उससे वो जो है कोरोजन होने के लिए वन इंपॉर्टेंट कंडीशन एवरीवन कि हमारे पास मॉइस्चर और एयर दोनों होना चाहिए। मॉइस्चर, ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़, ठीक है, हाँ ना, अरे भैया रुको, मॉइस्चर और एयर दोनों कंडक्ट मैंडेटरी है। मॉइस्चर और एयर कहने का मतलब एयर मतलब ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं हम। कोरोजन होने के लिए मैंडेटरी कंडीशन ये है कि मॉइस्चर और एयर दोनों प्रेजेंट होना चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक एब्सेंट है और एक ही है तो वहां पे कोरोजन बिल्कुल नहीं होगा। अब बात करते हैं कि कोरोजन को रोकेंगे कैसे। सबसे इजी मेथड है पेंटिंग। ये बुक वाले पेंटिंग की मैं बात नहीं कर रहा, इसमें पेंट चढ़ा दो लोहे वाले कोई भी सब्सटेंस पे, तो वो क्या होगा, वो उस पेंटिंग की वजह से जो है उसमें जंग नहीं लगेगा। सेकेंड मेथड क्या है, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। हाँ, मतलब कहने का मतलब ये वर्ड जो है सबको ही को पता होता है। गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि जो है जिंक का एक लेयर चढ़ा दिया जाता है ना, आयरन के सब्सटेंस पे, ठीक है। तीसरा मेथड क्या है, तीसरा मेथड है एलॉय बना दो आप, एलॉय बना दो। एलॉय बनाने से भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, मेटल जो है धीरे धीरे हमारे पास खराब होंगे। जैसे कि स्टील है, स्टील एक अपने आप में एलॉय है एवरीवन, ठीक है। पित्तल हो गया, ब्रोंज, ब्राश, ये सब जो है एलॉय है जिसकी वजह से जो है हमारे पास मेटल काफी धीरे धीरे खराब होते हैं, ठीक है। तो ये मेथड्स हैं, और क्या है, और अगर आपको मेथड याद है तो फिर आप देख लेना, ठीक है। तो ये सिंपल मेथड है जिसकी वजह से कोरोजन रोका जा सकता है, कोरोना नहीं, ठीक है। तो कोरोजन रोकने के ये दो तीन मेथड्स आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। कोरोजन क्या है इसके बारे में पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड एक हमारे पास बुक में जो है मेंशन है, दिल्ली का एक हमारे पास स्तंभ है कि वो बहुत लंबे टाइम से ऐसे ही है, उसमें जंग बिल्कुल भी नहीं लगता है।
तो वो हाईली प्योर मेटल से बना होता है, हाईली प्योर आयरन से मिलके बना है, जिसकी वजह से जो है वो बिल्कुल उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है। बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही कम होता है। मतलब कितने सालों से, 400 सालों से लगभग पड़ा हुआ है, फिर भी कुछ नहीं हुआ है। तो ये छोटी-मोटी बातें थी एवरीवन। सो आई होप कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का ये वन शॉट आपको पसंद आया होगा। और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए और भी आगे आने वाले चैप्टर को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके बस यूं ही चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। फिर हम कल के वीडियो में हम देखेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट का वन शॉट कंप्लीट लाने वाला हूँ। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर कोई भी टॉपिक अगर हमने मिस कर दिया हो, अगर आपको कोई डाउट रह गया हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज दीजिए। हम उसके ऊपर फिर से एक नया वीडियो बना देंगे, कोई भी टॉपिक आपको रह गया हो तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, और आप ख्याल रखिए और अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए।